Hello everyone, welcome to all of you in my English channel। और आज मैं आपके लिए क्लास 9 से विक्रम सेठ की फेमस चैप्टर काठमांडू लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर के बारे में जानेंगे। विक्रम सेठ जो कि एक इंडियन नॉवलिस्ट हैं और पोएट भी। इनका जन्म 20 जून 1952 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और पोइट्री बुक्स लिखी हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, लाइक पद्मश्री, साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, भारतीय सम्मान, W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। इनका घर नोएडा उत्तर प्रदेश एंड सल्सबरी इंग्लैंड में है। इनका पीरियड 1982 से वर्तमान तक है। जार इनकी बहुत सारी विधाएं हैं, नॉवेल, पोइट्री, लिबरेटो, ट्रैवल राइटिंग, चिल्ड्रंस लिटरेचर, बायोग्राफी, मेमोयर एक्सेट्रा। इन्होंने धूम पब्लिक स्कूल, कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल, टॉनब्रिज स्कूल, सेंट माइकल हाई स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। सो ये थे हमारे इंडियन राइटर विक्रम सेठ। अब हम इनकी जो फेमस चैप्टर काठमांडू है उसके बारे में जानते हैं। विक्रम सेठ यहाँ चाइना से इंडिया जाते वक्त हिचकिचिंग विया तिब्बत से नेपाल जाते हैं एंड उसके बारे में लिखते हैं अपनी बुक, जिसका नाम है हेवन लेक। और वहाँ से इस बुक से काठमांडू एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो कि नेपाल की राजधानी है, उसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में विक्रम सेठ ये डिस्क्राइब करते हैं जब वो काठमांडू जा रहे होते हैं, जो कि नेपाल की कैपिटल है। वो दो मंदिर विजिट करते हैं, एक पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा बौद्ध स्तूप मंदिर, जो काठमांडू का बौद्ध मंदिर है। पशुपत मंदिर पर एक बोर्ड लगा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि केवल हिंदुओं को ही अनुमति है वहां आने की। बड़ी अत्यधिक भीड़ और पूरी अस्त व्यस्तता है। सभी तरह के जानवर हर तरह भूमि पर विचर रहे हैं। लोगों की संख्या इतनी अधिक है, वे किसी न किसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। पास में ही बागमती नदी है, जिस पर धोबिन बहुत सारी कपड़े धो रही हैं और वहीं पर बच्चे नहा रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के लोग उसमें गंदा कूड़ा और सूखे फूल फेंक रहे हैं। वहीं पर छोटी छोटी श्रिंक्स हैं जो कि पत्थरों पर बनी हुई हैं, जिनके अंदर देवी देवता विराजमान हैं। और ये कहा जाता है कि जब पूरी तरीके से ये जब प्लेटफॉर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, पूरा मंदिर, मान्यता है कि आधा मंदिर नदी के अंदर है और आधा मंदिर नदी के ऊपर है। तो ये मान्यता है कि जब पूरा मंदिर एक दिन नदी के बाहर आ जाएगा, तब उसके अंदर विराजमान देवी वहाँ से चली जाएंगी एंड तब कलयुग के बाद के बुरे युग की समाप्ति हो जाएगी। जो बौद्धनाथ मंदिर का जो सीन है वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है, जो कि पशुपतिनाथ पर के It was a huge white color tomb surrounded by an outer wall। ये बहुत ही बड़ा टाइप का है, जो कि बाहर की किनारे पर बसा हुआ है। That place is too quiet। वहाँ पर बहुत ही शांति है। And तिब्बतन मार्केट मंदिर के बाहर लगी हुई है, जहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजीज जो प्रवासी हैं वो छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं, बैग्स की, गारमेंट्स की और ज्वेलरी की। काठमांडू में बहुत ही वैरायटी के सामान हैं जो कि बेचे जाते हैं। यहाँ पर रिलीजियस सैंक्टिटी का अच्छा एक
व्यवहार है, साथ ही साथ वहाँ का आचरण है। ये एक बिजनेस हब की तरह और टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काठमांडू में आते हैं, लोग देखने आते हैं दूर दूर से। वहाँ पर पोस्ट कार्ड की, एंटीक्स की, चॉकलेट की, पोर्ट्रेट कॉस्मेटिक की, कैमरा फिल्म रोल की बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं और तरह तरह के आवाज़ और शोर वहाँ पर आते रहते हैं। कारों के हॉर्न बजते रहते हैं, फिल्मी गाने बजते रहते हैं, बाइसिकल की बस, गाय के साउंड, मूंग की आवाज़, साइकिलों की घंटियों की आवाज़ और गाय के रंभाने की आवाज़ आती रहती है। बाजार में लेह मुक्त होकर आनंद लेता है, फिर वह घर वापस जाने की योजना बनाता है। वह विक्रम एक जगह पर मार्जिपन, बार, कॉर्न, भुट्टा खाते हैं साथ ही में, और जिस पर लेमन जूस लगाकर, सैट लगाकर उसमें गार्निश करते हैं और बाद में उसे पचाने के लिए कोको कोला ड्रिंक भी पीते हैं। उन्होंने कुछ स्टोरी बुक्स भी खरीदी थी, लव स्टोरीज, कॉमिक्स खरीदी थी और रीडर्स डाइजेस्ट टू। जब वो दिल्ली आ रहे होते हैं वापस, उन्हें ध्यान आता है कि वो उनका बड़ा ही एडवेंचरस रूट होता है। उन सोचते हैं कि बस या ट्रेन से वो पटना तक जाएंगे एंड देन वो बोट राइड करते हुए गंगा रिवर से इलाहाबाद पहुंचेंगे। फिर वो एक बोट जर्नी करते हुए यमुना रिवर से दिल्ली पहुंचेंगे। जैसा कि वो थक चुके थे, उन्होंने अपना आइडिया चेंज करके डायरेक्ट फ्लाइट ले ली काठमांडू से दिल्ली के लिए। अपने होटल के पास के बाहर में वो एक फ्रूट सेलर से मिलते हैं जो उनका ध्यान खींचता है और जो कि तरह तरह की फ्लूट्स बजाता है और ऐसा लगता है उसकी जो वो जो पोल पर फ्लूट ऐसी लगी है जैसे कि पॉइंट की बॉडी पे कांटे लगे होते हैं। एक व्यक्ति शांत खड़ा हुआ डिफरेंट टाइप की फ्लूट लिए हुए है और उसे हर 2 मिनट बाद बजाता है और रिप्लेस करता है उसकी ट्यून को। एंड वंस इन अ वाइल ही वुड सेल वन ऑफ देम माइंडलेसली, और उन्हें उनमें से एक दो वो बेचता है। वो फ्लूट को बड़ी ही मधुरता से बजाता है, बहुत ही मधुर संगीत है। भिन्न भिन्न बांसुरियों का भिन्न भिन्न संगीत है। कोई भी संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी कोई बांसुरी ना हो। हिंदू शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी है। दक्षिणी अमेरिका की बांसुरी साफ और सांस फुलाने वाली होती हैं। इस प्रकार तरह तरह की भिन्न भिन्न बांसुरी हैं। वो दूसरे हॉकर्स की तरह बिल्कुल डिफरेंट है। वो चिल्ला नहीं रहा है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। और फ्लूट्स जो कि बहुत ही रीजन्स में बजाई जाती हैं, सबके नाम और सबकी आवाज़ और सुर अलग अलग होता है। फ्लूट का साउंड मनुष्य की आवाज़ से रिजेंबल करता है जब वो सांस छोड़कर उसे बजाता है और फिर इनहेल करता है। इस प्रकार इन चीज़ों से प्रभावित होकर लेखक उस चीज़ का विश्लेषण करते हैं और बांसुरी के ऊपर कहावतों से प्रभावित होते हैं। यह उन्हें आश्चर्यचकित करती है। विदेश में एक लंबी अनुपस्थिति के बाद वह देश लौटते हैं। यह उनके विवरण और महत्व के बारे में पहले नहीं सोचा था। So this was the chapter and the story of Kathmandu. I hope you liked it. So keep watching, keep learning, and if you have any query, then do not forget to comment in comment box. Till then, take care.